सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक 3.7 पेंशन सिस्टम इन इंडिया। अभी कई स्टेट्स में आपने सुना होगा कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको रिवाइज कर दिया, तो इसलिए जो डिबेट है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। सो ये चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो पेंशन, जैसे कि आप जानते हो, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी कुछ प्रोविजन है जहाँ पे पेंशन के लिए नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली प्रावधान है। तो कोई बता सकता है कहाँ पे लिखा है ये सब चीज? एनीबडी? यस, करेक्ट। तो डीपीएसपीज जो है उसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट जो है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जैसे डिसेबिलिटी होगी, ओल्ड एज होगी, तो वहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो डीपीएसपी में ये प्रोविजन है और उसी को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम, ये जो पेंशन का जो सिस्टम है ये लॉन्च किया है। सो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप की पेंशन है, जैसे ओल्ड एज और न्यू पेंशन सिस्टम तो हम पढ़ने ही वाले हैं क्या है ये। इसके अलावा गवर्नमेंट की और पेंशन स्कीम है, जैसे कि अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। फिर स्टेट की भी अपनी अपनी स्कीम्स रहती है, या कई बार इन्हीं स्कीम्स के साथ स्टेट भी अपनी जो पेंशन स्कीम होती है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये तो जनरल स्कीम चल ही रही है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज, जैसे जो जिससे आप इंश्योरेंस लेते हो, वो भी अलग अलग पेंशन स्कीम के जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च कर रहे हैं। जैसे एलआईसी ने भी लॉन्च किया है सरल पेंशन करके एक स्कीम। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय डिफरेंट एजेंसीज। अब ये पेंशन का एडवांटेज क्या होता है? देखो, इन मोस्ट केसेस एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फुल पेंशन और एटलीस्ट अ मेजोरिटी ऑफ इट। इसका फायदा क्या ये रहता है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है, जब वो जो लोग हैं वो वर्किंग एज से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको एक गारंटेड इनकम मिल जाती है। फिर इसका फायदा ये भी रहता है, ये टैक्स एफिशिएंट होता है। टैक्स एफिशिएंट इन द सेंस कि जो पेंशन के लिए अगर आप कोई फंड को इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स रिलीफ मिलता है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ अ पेंशन फॉर अ पर्सन। सो द पेंशन सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स and is fragmented with a variety of options. So जो पब्लिक पेंशन थी, जो पहले सिविल सर्वेंट्स को अभी भी दी जा रही है और जो पहले चल रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, उसको ओल्ड पेंशन सिस्टम बोलते हैं, जो अभी सिर्फ सिविल सर्वेंट और कुछ आर्मी पर्सनल जो है, आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल है उनके लिए चलती है। व्हेन आई एम सेइंग आर्म फोर्स पर्सनल, तो इसमें से जो पैरामिलिट्री वाले हैं वो भी थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। सो ओपीएस याद रखना केवल सिविल सर्वेंट्स और आर्म फोर्स पर्सनल के लिए चल रहा है। बाकी जो न्यू पेंशन सिस्टम है ये कोई भी एनरोल कर सकता है, यानी एक नॉर्मल इंसान जो कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो भी उसका पार्ट बन सकता है। ठीक है, सो ये सिविल सर्वेंट जो है एक सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको ये ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है वो लागू हो जाता है। एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है ईपीएस, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है इसको मैनेज कौन करता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जानते होंगे, वो ये पूरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उसको मैनेज करता है। अब डिफरेंस क्या है एनपीएस में और ओपीएस में? तो ये थोड़ा सा काम का है, बिकॉज ये जो डिबेट चल रही है तो हमें पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सो पहला नेचर का डिफरेंस है, जो एनपीएस है वहां पे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है, वेयर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स एनपीएस ड्यूरिंग देयर इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉय जो है, जो पर्सन वर्क कर रहा है, वो खुद एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड सम जो है वो टैक्स फ्री होता है कि एक साल में सपोज आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो दिस इज टैक्स फ्री। वो आगे आप ये पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हो, सॉरी पॉइंट नंबर 4 में, टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे 1.5 लाख तक का जो इनकम है या 1.5 लाख का जो इनकम है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, ये टैक्स डिडक्टेबल एनुअल इन्वेस्टमेंट में आएगा, तो इस पे से मतलब टैक्स रिलीफ मिल जाएगा आपको। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपीएस में ये जो डिफाइंड बेनिफिट है पेंशन का, ये गवर्नमेंट बेयर करता है और
ये लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पे आपको दिया जाता है. सो लेट्स से आपकी सैलरी 90,000 है लास्ट में, जो रिटायरमेंट से पहले, तो उसका 50% जो है आपको एज फिक्स मंथली पेंशन दिया जाएगा, यानी 45,000 पर मंथ आपको पेंशन दी जाएगी. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस. न्यू पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई भी सिटीजन बिटवीन द एज 18 एंड 65 कैन बिकम पार्ट ऑफ इट. लेकिन ओल्ड पेंशन सिस्टम में ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन एनरोल इन टू दैट. तो ये डिफरेंस था सबसे मेजर. अब ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है, इसमें जो एम्प्लॉय यानी मैं एज अ पर्सन जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आगे जो ईपीएफओ है वो मार्केट लिंक सिक्योरिटीज में लगाता है, क्योंकि पैसा जो है उन्हें भी जनरेट करना है. जब आप पैसा इन्वेस्ट करो तो ऑटोमेटिकली वो भी कहीं से पैसा जनरेट करेंगे, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड उससे जो इंटरेस्ट आता है या जो भी उस ट्रांजेक्शन से उन्हें फायदा होता है, उससे वो आपकी जो पेंशन है आगे के लिए वो सिक्योर करते हैं. सो इसलिए थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मार्केट से लिंक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है और मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी थोड़ा सा रिस्क आता है. नेक्स्ट ओल्ड पेंशन सिस्टम है, यहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. सो जो भी आपकी लास्ट सैलरी रहेगी वो गवर्नमेंट को इसमें देनी पड़ेगी. फर्दर इसमें कोई टैक्स बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होता एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी सैलरी से नहीं दे रहा, वो गवर्नमेंट उसको पे कर रही है. लास्टली पेंशन ऑन रिटायरमेंट. तो एनपीएस के अंदर 60% जो पेंशन फंड होता है वो टैक्स फ्री होता है जब भी उसको रिडीम करोगे. बाकी जो रिमाइंडर 40% है उस पर टैक्स लगता है. एंड वाइल ऑन द ओल्ड पेंशन साइड उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है. ठीक है, जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपको एज मंथली सैलरी दिया जाएगा. सो दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यू पेंशन सिस्टम एंड ओल्ड पेंशन सिस्टम. आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. आखिर ये ओल्ड पेंशन सिस्टम को हमें मतलब ऑलमोस्ट क्रैप करके न्यू पेंशन सिस्टम लाने की जरूरत ही क्या पड़ी. सो यहाँ पे ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है ये 2004 में लाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ओएसीस. ओएसीस था ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट. सो इनकी ये जो प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट था उसमें ये चीज बोला गया था कि पेंशन से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉर्पस नहीं है जिसके थ्रू इस पेमेंट को किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए. सो एज यू नो कि इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. तो 2047 तक जो है हमारा डिविडेंड पीक करेगा. डिविडेंड पीक करने मतलब कि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका जो शेयर है वो मैक्सिमम रहेगा. बियॉन्ड 2047 हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिक्रीज होना शुरू होगा, यानी हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है जो नॉन वर्किंग है उसका रेशियो जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा होने लगेगा. तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा कि उनको पेंशन प्रोवाइड करने का या हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का. साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी पे भी प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज के कंट्री के अंदर जो एवरेज एज थी वो भी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज. तो ऑटोमेटिकली जो इंश्योरेंस के जो यूसेज है वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक आदमी बहुत लंबे समय तक इंश्योरेंस को यूज कर पाएगा. सो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पेंशन की और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर वो इंश्योरेंस सेटलमेंट की. सो ये दोनों के ऊपर रिस्क रहेगा और उसको फंड करने के लिए गवर्नमेंट के पास शायद अभी प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो. इनफैक्ट अनसस्टेनेबल हो जा रहा है ओपीएस का पेमेंट जो है, बिकॉज सेंटर का जो पेंशन बिल है दैट हैज जंप बाय 58 टाइम्स बाय द ईयर 2021 फ्रॉम इट्स फिगर ऑफ 1991 फिगर. सो आप समझ सकते हो कितना क्वांटम जंप है कि एक पॉइंट पे लेट्स से अगर 100 था तो आज 5800 हो गया है वो बिल. सिमिलरली कुछ स्टेट के लिए ये जो सिचुएशन है और ज्यादा डेंजरस है. फॉर एग्जाम्पल फॉर हिमाचल पेंशन अकाउंट फॉर 80% ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू. तो स्टेट खुद जो टैक्स जनरेट करता है उसका 80% केवल पेंशन में चला जा रहा है. तो इसलिए स्टेट्स के ऊपर एक सब नेशनल बैंकरप्सी का जो क्राइसिस है वो भी मंडरा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओपीएस. नेक्स्ट अदर चैलेंजेस क्या है इसके अंदर,
ये जो इंडियन पेंशन सिस्टम के अंदर। सो हमारा जो पेंशन सिस्टम है इट फेसेस सेवरल अदर चैलेंजेस। ये पॉइंट आउट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडी। तो इन्होंने बोला था एक तो लो और स्क्यूड कवरेज है। लो इन द सेंस कि जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको मिलता है, और बहुत ही स्क्यूड इसलिए है कि जो अर्बन एरियाज है और अर्बन एरियाज के अंदर भी जो हाई पेइंग जॉब्स में जनरली वो लोग पेंशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उन्होंने एक डाटाबेस में कोट किया है दैट एटलीस्ट 85% ऑफ द करंट वर्कर्स आर नॉट मेंबर ऑफ एनी पेंशन स्कीम। तो अभी हमने इतनी सारी पेंशन स्कीम देखी थी, उनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है, तो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स आर नॉट पार्ट ऑफ इट। तो ये एक इशू क्रिएट करता है कि आगे जाके जो ओल्ड एज जब आएगी, जब वो वर्किंग एज में नहीं रहेंगे, तो वो लाइबिलिटी बन जाएंगे एक तरीके से। नेक्स्ट, प्रोवाइड लिमिटेड सोशल सेफ्टी नेट फॉर ऑल एल्डरली पीपल। सो जो एल्डरली पीपल है उसमें 57% जो है कोई किसी तरह का इनकम सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर, और 26% जो लोगों को पेंशन मिल रहा है दैट इज कमिंग एज पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, कि जो बिल्कुल ही गरीब तबके के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पेंशन दिया जा रहा है। सो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल है जो कि अभी सोशल सेफ्टी नेट से बाहर है। नेक्स्ट, लॉन्जेटिविटी रिस्क। तो लॉन्जेटिविटी एक टर्म है जिसका मतलब कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो पेंशन और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें पेंशन कंपनीज को अब और एक्स्ट्रा पेंशन देनी पड़ रही है, और इंश्योरेंस कंपनी को क्योंकि लंबा वो लोग लाइफ स्पैन गुजार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी एलिमेंट्स है उनके, उन सब का जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये लॉन्जेटिविटी रिस्क है जो कि अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट, लार्ज परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, तो वो डायरेक्टली ही सोशल सेफ्टी नेट से बाहर हो जाते हैं। फिर हाई एसिमेट्री बर्डन मिल रहा है कि 11.4% ड्रॉ डिफाइंड बेनिफिट्स एज गवर्नमेंट एक्स वर्कर और देयर सर्वाइवर अमाउंटिंग टू 62% ऑफ सिस्टम एक्सपेंस। सो एक इतना बड़ा पोर्शन जो है वो जो पेंशन है उसको अभी भी ड्रॉ करे जा रहा है, एंड ओवर 60% ऑफ पेंशन बर्डन इज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि पेंशन जो है कितना सीरियस इश्यू बन जाएगा आने वाले समय में गवर्नमेंट के लिए। इसमें वर्ल्ड बैंक का एक 5 पिलर फॉर सोशल सिक्योरिटी है, जिसका मदद लेके हम लोग एज अ वे फॉरवर्ड इसको लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पिलर जो है वो है पॉवर्टी एलिवेशन, कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फ्लैट टैक्स फाइनेंस एंड टैक्स एग्जेम्प्ट, ये है पिलर 0। फिर है पिलर 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैंडेटरी, टैक्स फाइनेंस्ड एंड टैक्स एट लोअर रेट्स। फिर पिलर 2 है सेविंग एंड को इंश्योरेंस, इसको मैंडेटरी करना चाहिए, फंडेड, पर्सनल सेविंग और ऑक्यूपेशनल प्लान, रेगुलेटेड एंड टैक्स एट लोअर रेट्स। फिर पर्सनल इंश्योरेंस है। पर्सनल इंश्योरेंस मतलब इसको वॉलंटरी कर सकते हो, कि सपोज आपको लगता है कि आगे जाके ज्यादा रिस्क हो सकता है आपको, तो आप अपने लिए एक पर्सनल इंश्योरेंस ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम व्हाट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग, और वहां से आप इंश्योर कर सकते हो कि जो भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हो उसको। सो दिस वुड बी फ्रॉम द पर्सनल सेविंग एंड टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। फिर नेक्स्ट है इंट्रा फैमिली, इंटरजेनरेशनल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, so in kind social programs safe for nutrition and health. So these are the 5 pillars for social securities. डायग्राम ये जो इन्होंने इन्फोग्राफिक बना रखा है इससे भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि फोकस एरिया किस किस चीजों पे है इन पे, ठीक है। सो ये था वर्ल्ड बैंक का 5 पिलर फॉर सोशल सिक्योरिटी। ये कीवर्ड्स थोड़े से देख लेना, बाकी इन डिटेल इतना जानने की जरूरत नहीं है इसको। आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड। सो पहला है इंट्रोड्यूस करो मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट एज्ड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, जो अभी भी हो रहा है, जैसे हमने बात किया इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, वैसे ही और स्कीम चलाते रहिए ताकि जो मिनिमम सपोर्ट है वो प्रोवाइड करो। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ पेंशन अरेंजमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास। तो ये जो क्लास है जो वर्किंग ग्रुप फॉर्मलाइज वर्किंग एरिया में नहीं थी, तो उनको कवरेज में लाना जरूरी है पेंशन अरेंजमेंट के, ताकि जब ओल्ड एज में वो जाएं तो वो अपना इजीली हेल्थ केयर का ध्यान रख सके। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग अ मिनिमम एक्सेस एज
so that it is clear that benefits are preserved for retirement purpose. Next, improve करो regulatory requirement for the private pension system. Revive करो traditional old age support mechanism to overcome aging population issue. ठीक है, जो ट्रेडिशनल ओल्ड एज सपोर्ट मैकेनिज्म थे कि फैमिली एक दूसरे का हेल्प कर रही है, अनलाइक जो वेस्ट में हो रहा है कि जैसे ही ओल्ड एज आती है पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं, तो उससे बेटर है कि हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन पे हम वापस जाएं और वो जो पेरेंट्स है उनका ध्यान रखें. नेक्स्ट, reduce government regulatory control over pension sector, which impedes the growth of private annuity market. So यहाँ पे कंपनीज को अलाउ करने चाहिए कि वो पैसा कमा सके और फिर जो पेंशन का जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको इजीली फुलफिल कर सके. लास्टली, एनहांस करो रिटायरमेंट एज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक कर जाएगा उसके बाद हमारे पास जो वर्किंग एज है वो कम होने लगेगी, तो ऐसे में हमें ज्यादा लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए. तो रिटायरमेंट एज अगर हम बढ़ा देंगे तो इससे हमारा जो वर्किंग एज का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो सही रह पाएगा. ठीक है, सो दीज आर द वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग द ओल्ड एंड न्यू पेंशन सिस्टम. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है? Sir, in the tax benefit for NPS, could you explain that part? अरे उतना वो निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. ये फॉर्म नंबर ये सब कुछ काम का नहीं है. बस इतना याद रख लो, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है. ठीक है, तो वो जो गिवन लिमिट है, क्या लिमिट है और क्या नहीं है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. वो इनकम टैक्स या कोई ईपीएफओ को अगर एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो वहां देख लेना. बस इतना ही है इसमें. Okay, and OPS में सर टैक्स लगता है या नहीं लगता है फिर? नहीं, ओपीएस में टैक्स नहीं लगता. जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है आपकी वो एज अ मंथली पेंशन आपको दिया जाएगा. सो मूविंग ऑन टू न्यूज इन शॉर्ट्स पार्ट. सो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, ये प्लीज अपने जो भी आंसर है या जो भी नोट्स हैं वहां पे जरूर डाल देना. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023. So this was released by VBox in partnership with AICTE, which is All India Council for Technical Education. जो हमारे इंजीनियरिंग का जो भी कॉलेजेस है उनका जो रेगुलेशन है वो AICTE करता है. साथ ही साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर्स, ये लोग इन्हें मिलके ये रिपोर्ट निकाला. एंड ये रिपोर्ट इंडिया में जो स्किल और टैलेंट इकोनॉमी है उसका एक स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू दिया है इस रिपोर्ट के अंदर. अब इस रिपोर्ट के जो हाइलाइट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहला हाइलाइट इसमें है कि इंडियाज एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 46.2% टू 50.3%, विच इज अ गुड न्यूज कि जो एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है वो बढ़ी है. फिर 52% ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स आर एम्प्लॉयबल, हायर देन मेन, 47.2% ऑफ एम्प्लॉयबल मेन. सो वुमेन का जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो मेन से ज्यादा है, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा पीछे हो जाती है एंड मेन का जो प्रोपोर्शन है उसमें ज्यादा हो जाता है. सो लिटिल ओवर 33% ऑफ वुमेन वर वर्किंग. द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन इंडिकेट्स दैट मोर मेन आर एम्प्लॉयड देन वुमेन. ओके, तो यहाँ पे वो जो कीवर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, ग्लास सीलिंग या कैसे वुमेन जो है वो वर्कफोर्स में नहीं आ पाती, लीकी पाइपलाइन जो हम बोलते हैं कीवर्ड, तो ये सब आप यूज कर सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट स्किल गैप है इन न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस. फिर सॉफ्ट स्किल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा जो भी जॉब पोजीशन है उनके लिए. ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल का भी इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट, the report recommend to focus on instilling the required vocational and skill development program in our secondary, high secondary and undergraduate. ठीक है, तो अभी तक कॉलेज के लेवल पे ही बात होती थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि स्कूल के लेवल पे भी स्किल जो है वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाना चाहिए. सो अब यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ स्कीम्स की जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट को लेके. सो पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. स्किल इंडिया मिशन है 2015 का. फिर पीएम कौशल विकास योजना फॉर रिकग्निशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल.
फिर संकल्प इंस्ट्राइव इनिशिएटिव टू बूस्ट स्किल इंडिया मिशन, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप कोट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, इन स्कीम्स को भी। सो ये एक आगे एक मैप बेस्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, थर्ड दिल्ली में। तो ये टॉप 3 काम के हैं, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, तो इनको भी थोड़ा पता होना चाहिए स्टेट वाइज क्या बोला इस रिपोर्ट ने। सो ये था इस रिपोर्ट के बारे में, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके की फैक्ट जो है जरूर थोड़े से अपने नोट्स ऐड ऑन कर लेना, काम आएंगे आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने स्ट्रेस दिया है दैट फिजिकल प्रूडेंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये PFMS जो है ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया है बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कंफ्यूज मत होना, ये कैग नहीं है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करते हैं। तो ये जितना भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी जो भी पैसा सेंटर की तरफ से स्टेट को जाना होता है अंडर डिफरेंट स्कीम, वो सारा जो पैसा है वो इस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली जो जो पैसा जिस जिस स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है, किस टाइम पे एलोकेट किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल आपको इस वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। सो इससे इसको स्टार्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैकिंग फंड रिलीज अंडर प्लान स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल। सो ना सिर्फ जो पैसा सेंटर भेजती है, बट उसको सेंटर या जो स्टेट है वो कब यूज करता है उसका भी ब्यौरा इसमें पूरा मिल जाता है। सो पहले प्लान स्कीम्स के लिए था, लेकिन बाद में जैसे आपको पता है कि ये प्लान और नॉन प्लान वाला जो बजटरी डिफरेंशिएशन था इसको हटा दिया गया था। तो अब ये सारी स्कीम के लिए वर्क करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब तो इसमें इश्यूज जो हाईलाइट किए गए थे बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पर आते हैं। सो पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PFMS is dealt with very casual approach and there is no proper financial planning of the process। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी थोड़ी सी जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स का एक लैक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी है जिसको भी फुलफिल करना है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ फुल कवरेज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स। सो आगे देखेंगे रिकमेंडेशन इसके बारे में क्या दी गई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के लिए। सो रिकमेंडेशन इन लोगों ने दिया है, पहला तो एक साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व होने चाहिए बजटिंग में, ताकि जो प्रोजेक्टिंग है और ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है ये प्रॉपरली किया जा सके विद फिजिकल प्रूडेंस। सो यहाँ पे आप डाटा साइंस जैसे टूल्स हो गए, डेटा माइनिंग जैसे टूल्स हो गए, उसका इस्तेमाल, ऐसे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके बजट को और इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो स्कीम्स में कितना पैसा चाहिए, कितना प्रोजेक्शन होना चाहिए, उसको साइंटिफिकली बैक भी किया जा सकता है उस क्लेम को। ठीक है, नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद बैकअप अरेंजमेंट। तो आई गेस नाम से क्लियर ही हो रहा है कि जो भी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं साथ ही साथ उसके एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाइए, ताकि इन केस कभी कोई डिजिटल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ कंटिन्यूम, कभी भी बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। फिर स्विफ्ट होना चाहिए इंक्लूजन ऑफ ऑल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट लेवल, उन सबका इंक्लूजन होना चाहिए ताकि कैसे पेमेंट गया उन लोगों को और कैसे यूज हुआ उस सब में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर हो सके, एंड अल्टीमेटली उससे रेवेन्यू सेविंग होगा जो पैसा खराब हो रहा था। जैसे एक फेमस लाइन भी था राजीव गांधी का कि एक रुपया अगर हम लोग भेजते हैं तो उसमें 80 पैसा जो है वो सिर्फ भेजने में खर्च हो जा रहा था। तो ये पूरा जो पाइपलाइन के अंदर पैसा खत्म हो रहा था, ये इससे कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, थरो असेसमेंट होना चाहिए ऑफ DBT स्कीम बिफोर देयर इंटीग्रेशन इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। So this was all about this public financial management system, और PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये इस पे रिकमेंडेशन थे जो हमारे लिए काम के हैं।
सो लार्जली सिग्निफिकेंस PFMS का यही है कि जो लीकेज हो रहे थे स्कीम्स में उसको रोकता है, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रेस कर सकते यूसेज, ठीक है, कैसे एक मनी ट्रेल जो है उसके थ्रू ट्रेस कर सकते हैं पैसा कैसे कैसे यूज हुआ है, एंड सारी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है that can be readily displayed in the public domain. So these are the significance of PMS. Now next moving on to the next article. ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है. 48 मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की 48 मीटिंग थी. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए. पहला था टू फैसिलिटेट ट्रेड, डीक्रिमिनलाइज किए हैं कई जीएसटी ऑफेंसेस को अंडर सेक्शन 132 ऑफ जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017. तो ये सेक्शन वगैरह तो काम का नहीं है, बस ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि बहुत सारे ऑफेंसेस को जीएसटी के अंदर डीक्रिमिनलाइज किया गया है, जैसे कि obstruction or preventing any officer from discharging their duty, deliberate tampering of material evidence. तो इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई है, इनके ऊपर अब से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं काउंट होगा. नेक्स्ट, डबलिंग ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़. तो अगर घोटाला जो है वो कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए तभी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगी. ये भी एक नया स्टेप है. नेक्स्ट, रिड्यूस कर दिया गया जीएसटी ऑन हस्क ऑफ पल्सेस टू निल. कई बार ना यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है इनमें से कौन सा निल रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है. थोड़ा पता होना चाहिए क्या क्या चीजें एग्जेम्प्टेड है और क्या क्या चीजें निल है. मतलब निल में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो जनरली थोड़ा सा ये ध्यान रखना किसके ऊपर एग्जेम्प्टेड है. और अभी कोई रिसेंटली निल हुआ है तो उसका जरूर देख लेना. बाकी डिटेल में जाके देखने की जरूरत नहीं है किस पे 0 लगता है, किस पे 5% लगता है. वो चीजें वेरी करती रहती है फ्रिक्वेंटली. ओके. नेक्स्ट, एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, इथाइल अल्कोहल बायोफ्यूल को रिड्यूस कर दिया गया टू 5% फ्रॉम 18%. सो ये जो चीज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की तरफ से या ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ से. तो कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ पॉइंट आएगा तो उस पर आप ये पॉइंट कोट कर सकते हो कि जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर पहले जो जीएसटी था 18% उसको कम करके 5% कर दिया है, ताकि इथाइल अल्कोहल का जो यूसेज है उसको प्रमोट किया जा सके. ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना. नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल एज यू नो इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 279A, कैपिटल ए जो है उसके अंदर एस्टैब्लिश किया था बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बाकी इसका स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं. यूनियन की तरफ से एक और मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो भी मेंबर होते हैं. और स्टेट की तरफ से जो भी फाइनेंस या टैक्सेशन के इंचार्ज होता है उनको इसमें रखा जाता है. सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू दिस आर्टिकल. मूविंग ऑन, शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ सेस फंड्स बाय सेंटर. So recently the report of CAG on Union Government Account for Financial 2021 highlighted non-utilization of cesses and levies. So cess, as you know, is imposed as an additional tax beside existing tax. तो टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन सेस का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. जैसे आपने सुना होगा स्वच्छ भारत सेस. तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है आपसे वो केवल जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें ही यूज हो सकता है, और किसी स्कीम के लिए गवर्नमेंट उस पैसे को यूज नहीं कर सकती है. वाइल ऑन द अदर हैंड, सरचार्ज इज ऑल्सो अ टैक्स ऑन टैक्स दैट इज नॉट कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है. एंड सेस और सरचार्ज के बारे में एक खास बात ये होती है कि इसमें जो पैसा जाता है वो सेंटर का जो डिविजिबल पूल होता है, यानी जो पैसा जो कि सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करेंगे उसमें नहीं जाता है. ये थोड़ा सा अपने लिए काम के लायक इंफॉर्मेशन है. सेस इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट इज डिसकंटिन्यूड व्हेन द पर्पस ऑफ इट्स when the purpose of levying it is fulfilled. So this can be levied on both direct and indirect tax. और आर्टिकल 270 जो है allows cess to be excluded from the purview of divisible tax pool. So ये वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे. नेक्स्ट, इसमें कुछ की फाइंडिंग है. जैसे सेस में बात करें, यूनिवर्सल एक्सेस लेवाई. सो इस सेस का फीचर क्या है? This is a revenue generating mechanism under
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। आगे जाने से पहले कोई बताना चाहेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ होता क्या है? एनीवन? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बनाया था ताकि आपकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन वो डेवलप हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। करेक्ट। तो देखो क्या होता है कि मोबाइल कंपनीज हैं, ये तो सारी प्रॉफिट से ड्रिवन होती है, तो ये जनरली रिमोट एरियाज में केटर नहीं करती क्योंकि उधर उनको इतने सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में इनको लगता है कि वहां पे खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसे एरियाज में ये नहीं इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और ऐसे लोग रिमोट एरियाज में बिना किसी कनेक्टिविटी के रह जाते हैं। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया था ताकि रिमोट एरियाज में भी पैसा दिया जा सके फॉर बिल्डिंग अप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इतना ही है इसके अंदर जाने लायक। नेक्स्ट, मिनरल ट्रस्ट लेवाई। तो दिस ट्रस्ट इज फंडेड through payments made by holder of mining leases as a percentage of royalty paid. Next, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष है, इसके अंदर भी जो सेस है ये लेवाई किया जाता है, और 75% जो प्रोसीड है दे आर कलेक्टेड फॉर एजुकेशन सेक्टर स्कीम्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं बैंक अश्योरेंस। तो गवर्नमेंट ने कुछ नए नॉर्म्स नोटिफाई किया बैंक अश्योरेंस के लिए। बैंक अश्योरेंस है क्या? दिस इज अरेंजमेंट बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी अलाउइंग इंश्योरेंस कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू बैंक्स क्लाइंट बेस। तो कभी अगर आपने लोन लिया हो बैंक से, तो बैंक क्या करता है, आपको साथ ही साथ इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करता है कि लेट्स से अगर आपको कुछ हो गया तो फिर बैंक का ये पैसा कौन भरेगा। तो उसके लिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी जो है टाई अप कर लेती है और अपने प्रोडक्ट जो है बैंक कोशिश करता है कि बेच दे। दोनों का फायदा हो जाता है कि बैंक का ये सिक्योर हो जाता है, उसका लोन सिक्योर हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी का ये फायदा होता है कि उसका एक इंश्योरेंस बिक गया। सो यहाँ पे इनके ऊपर ये ज्यादा धांधली ना करे, तो इसके ऊपर कुछ नॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट ने अभी बनाए हैं। सो इतना याद रखना। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। So the World Bank Migration and Development Brief analyzes trend in migration related to SDG indicators. तो की फाइंडिंग्स क्या थे? टॉप 5 रेसिपिएंट में तो आपको पता ही है, इंडिया तो आता ही है, फिर मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट है। There was a downside risk in remittances include a further deterioration in war in Ukraine, volatility in oil and currency exchange rate, and downturn in major high income countries. तो इनकी वजह से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे या और कंट्रीज में काम कर रहे थे, उनके जो रेमिटेंसेज है उनके ऊपर फर्क पड़ा है, क्योंकि उन लोगों की इनकम कम हुई तो ऑटोमेटिकली उनके जो रेमिटेंसेज है वो भी कम हुए। स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड अगर हम फाइंडिंग्स देखें तो रेमिटेंसेज फ्लो विल राइज 12% टू रीच $100 billion दिस ईयर एंड आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर 3% ऑफ इट्स जीडीपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। अपने नोट्स में आप ये ऐड ऑन कर सकते हो कि रेमिटेंसेस से इतना पैसा आ रहा है हम लोगों को। एंड रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि यूएस हैज सरपास यूएई एज अ टॉप कंट्री। मतलब यूएस से हमें सबसे ज्यादा पैसा रेमिटेंसेस के थ्रू आ रहा है, और जनरली ये जो रेमिटेंसेस के थ्रू आ रहा है ये जो वेजेस हाइक हुए हैं, स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट बना है यूएस और ओईसीडी कंट्रीज में, उसकी वजह से आ रहा है। अगर हम शेयर ऑफ रेमिटेंसेस की बात करें, फ्रॉम यूएस, यूके, सिंगापुर इंक्रीज्ड while share from the Gulf countries has dropped. So this shows कि गल्फ कंट्रीज में जो लॉज लाए गए थे, जहां पे हमने देखा था निताकत लॉज नाम से कुछ लॉज लाए गए थे सऊदी अरेबिया में और भी डिफरेंट कंट्रीज में, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को हमें मिल रहा है कि जो फंडिंग आ रही थी गल्फ कंट्रीज से वो थोड़ा सा कम राइज की है एज कम्पेयर टू the ones from the US and other OECD country. So this was about the World Bank's Migration and Development Brief. Moving on, Global Wage Report. So ये ILO ये रिपोर्ट निकालता है, और ये कोविड-19 से की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो राइज हुआ था और उसकी वजह से जो वेजेस और परचेजिंग पावर है वो कैसे इम्पैक्ट हुई थी, उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करता है। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड वगैरह जो अब काफी पुरानी बात हो गई है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ. सो कोई बता सकता है EEZ का कितना लिमिट होता है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ EEZ? 200 nautical miles. करेक्ट, 200 नॉटिकल माइल. ये फिगर में आप देख सकते हो. सो कंट्री का एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स. टेरिटोरियल वाटर्स जो है, जहां तक उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो फुल स्केल में ला करता है. ठीक है. सो ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो है वहां पे टेरिटोरियल सी आता है. एक सेकेंड, आई थिंक फिगर ये क्लियरली विजिबल है या जूम करने की जरूरत है इसको? ऑलराइट, सो ज्यादा जूम करने से आई गेस, हाँ ठीक है, ये दिख रहा होगा. सो देखो 12 नॉटिकल माइल्स जो है यहां से लेके ये 12 नॉटिकल माइल्स है, तो ये टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है. उसके बाद नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो कॉन्टिगुअस जोन कहलाता है. एंड फ्रॉम टेरिटोरियल सी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट की जा सकती है. बियॉन्ड विच इज हाई सीज, जहां पे किसी कंट्री का जुरिडिक्शन जो है लाई नहीं करता है. सो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए इसके बारे में. सो अभी डिफेंस एंड स्पेस एजेंसी रिलीज 99% ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स प्रोहिबिटेड एरियाज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. ठीक है. So, prohibited for security reasons because the decision came as part of prioritizing energy security of India. This will reduce no-go areas of around 2.37 million square kilometer of India's EEZ from 42% to just 1%. Okay. So, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये रिड्यूस कर देगा नो गो एरियाज को, और जो एक्सप्लोरेशन है वो जो रीजन है वो बढ़ जाएगा. सो अंडर यून क्लॉज विच इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, EEZ is the area beyond and adjacent to the territorial sea, generally extending 200 nautical miles, जो हमने अभी देखा. Within this area, the coastal nation can claim and exercise sovereign rights to explore and exploit, the responsibility to conserve and manage both living and non-living resources. तो इसमें जो माइनिंग है मिनरल्स की, प्लस अगर फिशिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी इसके अंदर अलाउड रहेगी. सो थोड़ा सा ध्यान रखना, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो. सो एज यू नो, इंडिया के पास 7,516 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, एंड इंडिया हैज द 12th लार्जेस्ट EEZ इन द वर्ल्ड. सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम इस मूव के, तो आउट ऑफ द 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया, 51% इज ऑफशोर, ऑफ विच 40% lies in the prohibited area. So it limit the survey and exploration activity, leading to lower discoveries and production. With India being one of the largest energy consumer, it will help in increasing oil and gas production and reduce import dependence. So इस सब एक्सप्लोरेशन से इंडिया को जो फायदा है वो एनर्जी सिक्योरिटी में मीट करने में फायदा होगा. करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा इसके थ्रू. सो दिस वाज द न्यूज अबाउट EEZ के इसके अंदर जो प्रोहिबिशन था एरियाज का वो कम कर दिया गया. नेक्स्ट, किरीट पारिक पैनल ऑन गैस एंड प्राइसेस. सो द पैनल हैज रिकमेंडेशन टू एंश्योर फेयर प्राइस फॉर कंज्यूमर, increasing the share of gas in India's energy mix to 15% by 2030. तो since you know कि इंडिया जो है गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, सो ये जो टारगेट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि जो गैस का शेयर होगा एनर्जी मिक्स में वो कितना होना चाहिए. प्रेजेंटली देयर आर मल्टीपल गैस प्राइसिंग बिडिंग इंक्लूडिंग APM, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, एंड नॉन APM. एडमिनिस्ट्रेड का मतलब कि गवर्नमेंट जो है इसको एडमिनिस्टर कर रही है. So the mechanism is formula based and consider prices prevailing at major international markets such as Henry Hub, National Balancing Point, Alberta and Russia. So पेट्रोल के केस में तो आपको पता ही है कि WTI और ब्रेंट क्रूड जो है वो चलता है. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हेनरी हब, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, अल्बर्टा और रशिया जो है ये गैस के प्राइसिंग जो है वो डिटरमाइन करते हैं.
and these prices are notified every 6 months. So recommendation क्या थी? Completely free and market determined pricing for natural gas extracted from legacy field. Legacy field का मतलब क्या था? Old fields that are given to ONGC and oil on a nomination basis without condition of sharing profits, and therefore government controls its price. Next, linking price of gas produced by state-owned firms to import crude oil prices. So जो गैस का जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम लिंक कर दें विद इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल प्राइसेस, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए दोनों का जो प्राइस है. फिर इंक्लूड करो नेचुरल गैस को इन जीएसटी रिजीम. तो ये थे किरीट पारिक पैनल के रिकमेंडेशन. अभी इन जनरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एडवांटेज क्या क्या है. पहला, सीएनजी अराउंड 60% चीपर देन गैसोलीन एंड 45% चीपर देन डीजल. फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली है बिकॉज इसमें जो एमिशन है वो काफी कम है. स्पेशली पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो वो तो कम है, ऑल्दो इससे CO2 वगैरह जो है वो जरूर निकलता है, तो दैट इज एन इश्यू. फिर हेल्प करेगा फुलफिलिंग द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट जो भी है हमारे. अभी तक मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं. पहला है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स अनाउंस्ड टू इंक्रीज डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस. प्लान 60 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिएटिंग द गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टिल 2024. तो जैसा कि आप जानते हो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इंडिया के अक्रॉस जो अर्बन सिटीज है उनके अंदर बनाया जा रहा है और गैस बेस्ड पाइपलाइन जो है प्रोवाइड की जा रही है. तो ये इस मिशन के अंडर हो रहा है. नेक्स्ट, कनेक्टेड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट विद गैस बाय प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट एंड नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट. तो काफी समय से न्यूज में है, तो पता होना चाहिए आपको. हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वहां पे भी आपने पढ़ाई हुआ है ये सब. So with that, we are done with the Kirit Parik panel on gas prices. Any questions up till this point? ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो नीति मैम आप स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट. यस सर. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इनिशिएटिव फॉर अर्बन रेजुविनेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी 2 की इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं फॉर अर्बन रेजुविनेशन. पहला है सिटी फाइनेंस रैंकिंग और दूसरा है सिटी ब्यूटी कंपटीशन. तो ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है, तो उन्हें इवैल्यूएट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिवॉर्ड करना है इस बेसिस पे कि उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह का है. तो उनकी क्वालिटी देखी जाएगी और फिर अगर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर टाइम कैसी इंप्रूव हो रही है उस बेसिस पे जज किया जाएगा. की पैरामीटर्स हैं, तो 3 पैरामीटर्स रखे गए हैं जिसके अंडर 15 इंडिकेटर्स हैं. तो 3 पैरामीटर्स है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस एंड फिस्कल गवर्नेंस सिस्टम. तो इन सब में देखा जाएगा कि किस बेसिक एम्यूनिटीज या हेल्थ, एजुकेशन, इसमें किस सेक्टर को कितना लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है और बाकी सारी एम्यूनिटीज किस तरह है, उसकी क्वालिटी. 4 कैटेगरीज में बांटा गया है. नेशनल लेवल पे रैंकिंग होगी. तो पहली कैटेगरी है अबव 4 मिलियन पॉपुलेशन वाइज, और सेकंड है बिटवीन 1 to 4 मिलियन, थर्ड है 1 मिलियन to 1 लाख, और फोर्थ है लेस देन 1 लाख. हर एक कैटेगरी से जो पॉपुलेशन वाइज कैटेगरी है उसमें हर एक कैटेगरी से 3 सिटीज को चूज किया जाएगा और उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा. City finance ranking are an effort to analyze and help the ULBs in identifying areas in their financial performance. तो जितने भी इवैल्यूएशन के थ्रू हमें पता चलेंगे किस एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. दूसरा है सिटी ब्यूटी कंपटीशन. पर्पस है टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स मेड बाय सिटीज एंड वार्ड्स इन इंडिया टुवर्ड्स क्रिएटिंग ब्यूटीफुल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस. सिटी कैसे रोड एक्सपैंड होने चाहिए और ग्रीन कवर ज्यादा होने चाहिए, पब्लिक पार्क्स होने चाहिए. तो इन सब सिटी मेनली सिटी ब्यूटिफिकेशन. तो इसके रिगार्डिंग इंटर सिटीज में कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन वॉलंटरी रहेगा. इवैल्यूएट के पैरामीटर्स होंगे एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज, एक्टिविटीज, एस्थेटिक्स और इकोलॉजी.
most beautiful wards and beautiful public places will be felicitated and the cities at the city, state and national level. तो तीनों लेवल पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वॉलंटरी हमने देखा कि ये पार्टिसिपेशन देखा कि ये वॉलंटरी होगी। इसमें ये ध्यान रखना है कि सिटीज की जो हर सिटी की जो एक डिस्टिंक्ट एसेंस होती है उसको मेंटेन रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर जयपुर है तो जयपुर जिस वजह से पिंक सिटी कहलाता है तो उस कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन रखना है। या फिर दिल्ली है तो उसके ट्रेडिशनल जो कोर एसेंस है उसको बनाए रखना है। ठीक है, तो ये इसे इनिशिएटिव फॉर अर्बन रेजुवेनेशन से रिलेटेड था। हाँ, और इसमें ये याद रखना है कि ये अमरूद के अंडर नहीं आता है, ये दोनों अलग से महुआ के अंडर अलग इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है अर्बन 20। तो रिसेंटली हमें पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया U20 इवेंट। तो U20 क्या है? तो ये सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है अंडर G20, जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट्स है डिफरेंट सिटीज के, उनको उनके जो अर्बन डेवलपमेंट इश्यूज है उनको डिस्कस किया जाएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन या फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो जितने भी प्रॉब्लम्स अर्बन डेवलपमेंट को लेकर है उनको डिस्कस किया जा रहा है और क्या कलेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको प्रपोज किया जाएगा। कोई बता सकता है अभी ये U20 कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा सिटी इंडिया का? हाँ, नागपुर। नहीं, अहमदाबाद है। तो ये अहमदाबाद होस्ट कर रहा है। थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अहमदाबाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे और ग्लोबल इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को से रिलेटेड, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ ही यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है इसलिए। और G20 के प्रेसिडेंसी ईयर में अभी जब इनॉग्रेशन हुआ तो हमें गुजरात, क्योंकि गुजरात सिटी है तो धौलावीरा और राखीगढ़ी के बारे में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, तो ये एक बार ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड न्यूज इतना ही है। नेक्स्ट है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, स्वामी फंड। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ इन्फ्यूज किया है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? तो ये एक इन्वेस्टमेंट AIF है जो डेट फाइनेंसिंग करती है ऐसे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को जो स्ट्रेस्ड है या ब्राउन फील्ड रिलेटेड है या फिर रीरा रजिस्टर्ड है। ठीक है, AIF हमें पता है क्या है, ये सेबी का एक क्लासिफिकेशन है, उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट फंड है जो सेबी 3 तरह से क्लासिफाई करता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में। तो जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है ये 2nd कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं AIF 1, 2, 3 कैटेगरी क्या होती है। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी ऐसे प्रोजेक्ट्स को से डील करती है जो सोशली और इकोनॉमिकली वायबल हैं, लेकिन शॉर्टेज फंड की वजह से शुरू नहीं हो पा रहे हैं और हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे स्टार्टअप्स, तो उनको लेती है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड या सोशल वेंचर फंड्स, ये सारी। कैटेगरी 3 है, ये शॉर्ट टर्म रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसे कंपनीज जिनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो ऐसे कैटेगरीज को हम कैटेगरी 3 में डालते हैं। और इसके जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं आ रहा है उसे हम कैटेगरी 3 में डाल रहे हैं। इसमें इक्विटी सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटी, इन सबको, रियल एस्टेट फंड्स, इन सबको डाला जाता है। तो स्वामी फंड कैटेगरी 2 में आती है। ठीक है, स्पॉन्सर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मैनेज कर रहा है SBI कैफ वेंचर्स और यूनिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जिनको ये फंड करेगी। तो ऐसे स्टोल्ड प्रोजेक्ट जो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं उन सबको प्रायोरिटी देगी
और जो मिडिल इनकम कैटेगरीज में आते हैं वैसे प्रोजेक्ट्स, फिर जिनका नेटवर्थ पॉजिटिव है और रीरा रजिस्टर्ड, वो हमने देखा। हाँ, तो इस ये यहाँ किसी को कुछ ऐड करना है क्या? नहीं मैम। हाँ। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये स्वामी फंड है, ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स को ले सकती है जो एनपीए, जिनको एनपीए की कैटेगरी में डाला गया है और जो एनसीएलटी के प्रोसेसिंग में जा चुकी है? हाँ, आई गेस यस। यस सर। ओके, हाँ, तो सही बोला सर ने कि जो प्रोसेसिंग में जा चुकी है ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी फंड कर सकती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल बनाया है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए है जो जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस हैं तो उनको केटर करने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर मशीनरी से डील कर रही हो या सीड्स से, फर्टिलाइजर्स से, या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर या मिक्स्ड फार्मिंग, किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। तो ये एक असिस्टेंट की तरह का पोर्टल काम करेगा। इसमें आई थिंक इतना ही है। नेक्स्ट है स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, सिप स्कीम। तो SIP has been revised and facilitation fees has been notably increased by at least 100%. पेटेंट एप्लीकेशन फाइल है वो बढ़ गया है 2016-17 में 179 के अराउंड हुआ करता था, जो अब 2021 टू 2022 में देखेंगे तो ये 1500 के करीब पहुंच गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पेटेंट एप्लीकेशन जो रजिस्ट्री हो रही है पेटेंट के या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इसमें इनके नंबर्स काफी बढ़ गए हैं और ये सब ये स्कीम की वजह से हो चुका है, से हो पाया है। 2016 में लॉन्च किया गया था टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट आईपीआर प्रोटेक्शन बाय स्टार्टअप्स, क्योंकि स्टार्टअप्स छोटे होते हैं और जो जायंट कंपनीज हैं उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं, तो स्टार्टअप्स को उनकी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इम्प्लीमेंट कर रही है CGPT TM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटेटर्स टू स्टार्टअप्स फॉर फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, और जिनके भी इनके चार्जेस जितने भी लगते हैं वो रिएम्बर्स कर दिया जाता है बाय CGPT TM। ठीक है, हाँ, इस पे एक क्वेश्चन है कि ये सिप स्कीम क्या अवेलेबल होगी सारे स्टार्टअप्स के लिए? I think it is based on net worth, right? हाँ, तो अभी जो हमारा स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है तो वो होता है कि 10 साल से कम ऐसे स्टार्टअप जिनके स्टार्ट हुए 10 साल से कम हुए हो और जो एनुअल टर्नओवर है 100 करोड़ का। लेकिन जो एलिजिबल है सिप स्कीम के अंडर तो ये होंगे ऐसे स्टार्टअप जिनका स्टार्ट हुआ 7 साल से कम हो रहा है और एनुअल टर्नओवर जिनका 25 करोड़ से कम है, तो ये वो बस एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स। तो ये है कुछ नहीं, बस हम लोग पहले 2018 में हमारा रैंक 102 था, अब हम 48 प्लेस पे आ गए हैं और ये रिलीज करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। बस यही है। एविएशन सेफ्टी से रिलेटेड हमारे पास क्या लेजिस्लेशन है या सेफ्टी रेजोल्यूशंस क्या है उसके बेसिस पे जज किया जाता है। बस इतना ही है। कूल। ये IC इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जो है वो UN का बॉडी है क्या? स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, हाँ।
यस करेक्ट, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। एंड एक कन्वेंशन से ये बना था। कन्वेंशन का कोई नाम बता सकता है? मॉन्ट्रियल। नहीं, बट क्लोज इनफ। शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिससे इसका गठन होता है। Yep. So with that, we are done with the economy part. अगर आप लोग guys interested हो तो we can do with the security part, but I think शायद आज एक ही article prepare था। Anyways, तो ऐसा करते हैं, security वाला part कल ही करते हैं।